मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लकवे के बारे में, पैरालिसिस के बारे में। और इस लकवे बीमारी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारा हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। और अगर हमें किसी पैरालिसिस के लकवे के मरीज को दोबारा से चलाना है, दोबारा से काम करने लायक बनाना है, तो भी हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। क्योंकि हम अपना MRI CT स्कैन तो करवा लेते हैं, मगर उस रिपोर्ट में हमने क्या ढूंढना है, क्या देखना है, मैं आपको समझाऊंगा। और जब आप हमारे पास साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं, हम उस चीज़ों में क्या देख रहे होते हैं, आपसे MRI CT स्कैन की रिपोर्ट क्यों मांगते हैं, आपको वो भी समझ में आना शुरू होगा। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ब्रेन की फोटो आ रही है। अगर हम बीच में से एक लाइन खींच दें तो दिमाग हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट और राइट। अब राइट हिस्सा हमारे लेफ्ट साइड के हाथ पैर को चलाता है। तो कभी हमारे राइट साइड पे किसी टाइप का क्लॉट आएगा, दिमाग के अंदर किसी टाइप का क्लॉट आया या फिर किसी टाइप का ब्रेन हैमरेज हुआ, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड के हाथ पैर को काम करने में दिक्कत महसूस होगी। इसी तरह से अगर हमारे लेफ्ट साइड ब्रेन के अंदर किसी टाइप का क्लॉट या ब्रेन हैमरेज होता है तो हमारे राइट साइड के हाथ पैर को काम करने में दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेन अपने दूसरी तरफ के हिस्से को चलाता है। लेफ्ट वाला राइट को चलाएगा, राइट वाला लेफ्ट को चलाएगा। तो अगर आपने अपना MRI ब्रेन का करवा रखा है तो उस रिपोर्ट को सामने निकालिए। उस रिपोर्ट के अंदर देखिए कि किस हिस्से के अंदर बताया गया है कि आपको क्लॉट या फिर ब्रेन हैमरेज हुआ है। अगर लेफ्ट साइड ब्रेन हैमरेज लिखा हुआ है या फिर क्लॉट लिखा हुआ है तो आप देखेंगे यहाँ के आपका राइट साइड हाथ पैर काम करने में दिक्कत महसूस करते हैं। इसी तरह से अगर आपके राइट साइड कहीं पे क्लॉट एंड ब्रेन हैमरेज लिखा हुआ है तो आपके लेफ्ट साइड के हाथ पैर को काम करने में दिक्कत होती है। तो पहली चीज़ यही है कि दिमाग दूसरे हिस्से को चलाता है, दूसरी तरफ के हिस्से को चलाता है। आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। मगर दिमाग में बहुत सारे हिस्से अंदर और बटे हुए होते हैं जो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपका क्लॉट पैराइटल में आएगा, पैराइटल लोब के अंदर आएगा तो अलग टाइप की दिक्कत आएगी। अगर फ्रंटल में आएगा तो अलग टाइप की दिक्कत होगी। तो मैं आपको बातों से नहीं, मैं आपको इमेजेस के साथ दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा ब्रेन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। अब आपके स्क्रीन पे जो ब्रेन की इमेज आई हुई है वो दिमाग का आधा हिस्सा है। इसमें दिमाग को कई हिस्सों में बांटा गया है। पहला है हमारा फ्रंटल, ये आप देख रहे हैं, ये फ्रंटल रीजन है। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। ये है फ्रंटल लोब, ये आगे का हिस्सा है, फ्रंट का हिस्सा है तो उसका नाम दिया गया है फ्रंटल। अब आप देख सकते हैं कि इसमें दूसरा है वो है पैराइटल, ये देख रहे हैं येलो कलर का, ये पैराइटल लोब होता है। इसी तरह से ये जो पर्पल एरिया आप देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं टेम्पोरल लोब, क्योंकि कान के बिल्कुल ऊपर है, कनपट्टी के ऊपर, इसलिए का नाम टेम्पोरल है। इसी तरह से जो हिस्सा हमें देखने में मदद करता है उसका नाम है ऑक्सीपिटल। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का रीजन है ये है ऑक्सीपिटल। तो हमारा दिमाग का आधा हिस्सा छोटे छोटे हिस्सों में और बढ़ जाता है। ये दिमाग के हिस्से अलग अलग काम करते हैं। अब हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर किसी के फ्रंटल लोब में किसी टाइप की दिक्कत, ब्रेन हैमरेज या फिर क्लॉट आएगा तो पेशेंट को पर्सनैलिटी यानी जो उसका व्यवहार है वो बदल जाता है। हो सकता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा रोता है या बहुत ज़्यादा हंसता है या बात करते करते रोना शुरू कर देता है, तो उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। तो पहली चीज़, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे मैंने बताया कि रोना है, हंसना है, कब हंसना है, कब रोना है, पेशेंट को पता ही नहीं लगता। सब दुखी हैं वो हंस रहा होगा, जब सब हंस रहे हैं वो रोना शुरू कर देगा। हमें लगता है कि पेशेंट अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, वो इस वजह से कर रहा होता है क्योंकि उसके जो फ्रंटल लोब जो उसको एक एक कहते हैं स्वभाव देता है वो हिस्से में गड़बड़ आ जाती है। तो आप समझ गए कि फ्रंटल लोब में दिक्कत आने पे तो ये दिक्कत होंगी। तो आपके पास MRI की आपकी जो रिपोर्ट है उसमें देखिए कि आपको किस हिस्से के अंदर क्लॉट या ब्रेन हैमरेज हुआ है। तो फ्रंटल में पर्सनैलिटी बदलेगी, आपका मूड स्विंग बदलेगा, चीज़ों को लेकर इंटेलिजेंस में यानी आपको हिसाब लगाने में भी दिक्कत हो सकती है। कि अगर हम कहेंगे पेशेंट को कि आप आठ का पहाड़ा सुनाओ, जो हमने बचपन में सीखा था, पेशेंट को वो आठ के पहाड़े को बताने में भी दिक्कत होती है। ना पेशेंट बोल पाता है ना पेशेंट लिख पाता है। 8 1 8 हम बोलेंगे तो 8 2 16 वो नहीं बता पाता, जबकि उसको याद होना चाहिए था। क्योंकि हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, वो चली जाती है अगर हमारे फ्रंटल लोब के अंदर किसी टाइप की दिक्कत आती है, क्लॉट आता है, ब्रेन हैमरेज आता है। ठीक है। अब जब किसी पेशेंट को फ्रंटल लोब में
क्लॉट आया, ब्रेन हैमरेज हुआ, तो फ्रंटल लोब डैमेज हो गया, तो पेशेंट को चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है। तो ये डिसीजन लेना, प्लान करना, लॉजिक लगाना, मैथ की कैलकुलेशन नहीं हो रही, तो ये तो बहुत दूर की बात हो जाती है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ये जो फ्रंटल लोब होता है, ये पेशेंट को क्या देता है? बोलने की ताकत भी देता है और लिखने की भी ताकत देता है। यानी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, जो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये भी हमारे दिमाग का फ्रंटल हिस्सा काम करता है। तो अगर पेशेंट को फ्रंटल लोब में है तो पेशेंट को बोलने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि जो उसकी स्पीच है वो स्लर्ड हो, साफ तरीके से ना बोल पा रहा हो। तो ये इस वजह से है क्योंकि फ्रंटल लोब के अंदर नुकसान हुआ है। अब हम चलते हैं दिमाग के ऐसे हिस्से के अंदर जिसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हमें क्लॉट देखने को मिलते हैं, वह है टेम्पोरल रीजन। अब जब टेम्पोरल रीजन यानी आपके कनपट्टी के ऊपर वाले हिस्से के इस हिस्से में किसी टाइप का क्लॉट आएगा या ब्रेन हैमरेज होगा, तो पेशेंट को लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है। आपने कुछ कहा, 4 शब्दों में कहोगे, समझ जाओगे, मगर जब आप बड़ी लाइन में बात करोगे तो पेशेंट को समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि पेशेंट की टेम्पोरल रीजन के अंदर जो लैंग्वेज है वहाँ डिस्टर्ब है, उसको समझने में दिक्कत है। अब जब पेशेंट बोलना चाहता है तो वो पूरी की पूरी लाइन नहीं बोल पाता, वो एक शब्द बोलेगा, जैसे पानी, चलो, खेलो। वो पूरी पूरी लाइनों को बना नहीं सकता, एक एक शब्द में बोलेगा, और वो शब्द भी उसे बहुत जोर लगा के बोलना पड़ेगा क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर नुकसान हुआ है। ठीक है। बहुत कम पेशेंट के अंदर हमें सुनाई देने में दिक्कत देखने को मिलती है कि पेशेंट को सुनाई देना बंद हो गया है, बहुत कम देखने को मिलता है, तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो मेमोरी लॉन्ग टर्म है। जब हम पेशेंट को कभी, आपने देखा होगा कि पेशेंट को जब स्ट्रोक हुआ था, पैरालिसिस हुआ था, तो पेशेंट की जो याददाश्त थी वो गायब हो जाती है, वापस भी आ जाती है, बट कुछ टाइम के लिए वो पेशेंट अपने घर वालों को पहचानना बंद कर देता है, जिनको वो बचपन से जानता है, जिनको बहुत लंबे टाइम से जानता है। सामने आएंगे, मुस्कुराएगा, मगर उनको क्या नाम से बुलाना है वो भूल जाएगा। कभी कभी हम उनको याद दिलाते हैं तो उनको याद आना शुरू हो जाता है। तो जो मेमोरी का पार्ट है वो टेम्परेरी नुकसान में जाता है, क्योंकि ब्रेन बहुत हिस्सा है, ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा मेमोरी को ही कंट्रोल करता है। तो अगर एक हिस्से में नुकसान हो भी जाता है तो दिमाग उसे जल्दी रिकवर कर लेता है। तो मेमोरी बहुत बड़ा इशू नहीं होता है पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी हम अगर लास्ट लाइन देखें कि ये हमारे बिहेवियर और इमोशन को भी कंट्रोल करता है। जैसे हमारा फ्रंटल रीजन कर रहा था, हमारा बिहेवियर, हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो बना रहा था, इसी तरह से टेम्पोरल लोब भी हमारा व्यक्तित्व बनाता है कि हम किस तरह के इंसान होंगे, हम किस तरह से बात करेंगे, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद नहीं है, ये भी हिस्सा हमारा टेम्पोरल कंट्रोल करता है। तो हमारा नेचर टेम्पोरल बनाता है। तो जब किसी को क्लॉट हुआ, नुकसान हुआ, तो उसका ये जो व्यक्तित्व होता है वो बदल जाता है। हो सकता है वो पहले बहुत सक्सेसफुल रहा हो लाइफ में, सारे काम करता हो, सब कुछ संभालता हो, सारी जिम्मेवारियाँ लेके चलता हो, बट जब किसी को हो जाता है, क्लॉट आ जाता है, तो वो उसका जो बिहेवियर है बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है। बच्चों की तरह बात करना, बच्चों की तरह डिमांड करना, टेंट्रम्स करना, ये इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारा व्यक्तित्व बनाया था दिमाग के हिस्से ने, वो हमारा अब खराब हो गया है। तो आप जब कभी आपका कोई पेशेंट पैरालिसिस का इस तरह की दिक्कत से जूझ रहा हो, तो आप लोगों ने उस पर गर्म नहीं होना, आपने उसे गुस्सा नहीं करना, आपने उसकी दिक्कत को समझने की कोशिश करनी है कि पेशेंट को अपना शरीर एक पिंजरे की तरह महसूस होता है, उसे वो एक भार की तरह महसूस हो रहा है, तो इस वजह से वो उसमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहता है। तो जितना गर्म आपका पेशेंट हो रहा है उतना ठंडे आपने उसे बिहेव करना है। अब चलते हैं ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल लॉब के अंदर हमें क्लॉट्स कम देखने को मिलते हैं। ये वो हिस्सा होता है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है और उन्हें समझने में मदद करता है। अब जैसे ये पेन है, मैं देख रहा हूँ कि पेन है, बट मैं समझ नहीं पा रहा कि ये पेन है। ठीक है, अब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है एक आम इंसान के लिए, क्योंकि हमारा दिमाग इसे समझने नहीं देता। आपने देखा कोई चीज़, इसे क्या बुलाते हैं पेशेंट को नहीं पता होता। ये पेन है, पेशेंट को नहीं पता लगेगा क्योंकि उसने देखा तो पेन है, बट इससे बोलते क्या है ये याद नहीं है। आप कहोगे पेन, वो झट से पेन बोल देगा, बट अपने आप नहीं पहचान पाता कि चीज़ सामने क्या पड़ी है, पेन पड़ा है, चेयर पड़ी है, टेबल पड़ी है, वो पहचान नहीं पाता। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब कभी हमारे ऑक्सीपिटल लॉब के अंदर कोई सी टाइप की दिक्कत आनी शुरू होती है। कभी कभी पेशेंट बोल पा रहा होता है मगर चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, वो इस वजह से भी हो सकता है। अब चलते हैं हम पैराइटल रीजन के अंदर। पैराइटल रीजन के अंदर जो
क्लॉट्स होते हैं, ब्रेन हैमरेज होता है, वो काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। इसकी वजह से अलग टाइप की दिक्कत आनी शुरू होती है। तो पहले देखते हैं कि पैराइटल रीजन कंट्रोल क्या करता है। पैराइटल रीजन हमें देता है सेंसेशन, यानी अगर किसी ने हमें छुआ है, मारा है, पीटा है, तो दिमाग का ये हिस्सा हमारे शरीर को बताता है कि किसी ने मारा, किसी ने पीटा, तो ये हमें सेंसेशन देता है। तो किस की सेंसेशन दे रहा है? पेन की, टच की और टेम्परेचर की, ठंडे गर्म की, किसी ने टच किया तब और किसी ने मारा तब। अब जब इस हिस्से को नुकसान पहुंचता है तो कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट को आप छू रहे हो, आप उसकी मालिश करना चाहते हो, उसको प्यार करना चाहते हो तो छूते हो, मगर पेशेंट एकदम झट से अपने हाथ पीछे की तरफ खींच लेता है कि मत छू, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट के पैराइटल रीजन के अंदर नुकसान हुआ है। आपने छुआ, आप पेशेंट की स्किन ने सेंसेशन ऊपर भेजी कि किसी ने छुआ, दिमाग ने उससे क्या पढ़ा कि किसी ने मारा, तो अब मारने पे क्या होता है? दर्द। तो वो नीचे क्या रिले करता है? मैसेज क्या रिले करता है? किसी ने आपको वहाँ पर मारा, तो पेशेंट को बहुत दर्द महसूस होता है। वहाँ ना उसकी हड्डी टूटी है, ना मांस फटा है, कोई चोट नहीं लगी, किसी ने नहीं मारा, बट पेशेंट को दर्द महसूस होगा क्योंकि उसका पैराइटल रीजन के अंदर नुकसान की वजह से उसको छूने की जो सेंसेशन है उसे समझने में दिक्कत हो रही है। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे ऐसे पेशेंट का कि पेशेंट्स को आपने प्यार से समझाना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कर रहे हैं, जो आपको वहाँ पे हम सिकाई कर रहे हैं या फिर मालिश कर रहे हैं, उससे आपको कुछ नहीं होगा। जो एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं उसमें हम आपकी मदद करेंगे, आप खुद ब खुद ताकत लगाओ, क्योंकि जब पेशेंट खुद ब खुद करेगा उससे तो कुछ नहीं होगा, जब कोई दूसरा से टच करेगा तब पेशेंट को दिक्कत होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पेशेंट को आपने प्यार से, मोहब्बत से सारे काम करवाने होते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पैराइटल लोब में, कि पैराइटल लोब और क्या करता है। पैराइटल लोब के अंदर हमें चीज़ों को समझने में मदद मिलती है, साइज, कलर और स्पेस, यानी चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये हमसे कितना दूर है, इसका क्या आकार है, ये चौरस है, ये गोल है, ये चीज़ों को समझने की शक्ति भी हमारा दिमाग के अंदर पैराइटल हिस्सा देता है, पैराइटल लोब देता है। तो जब कभी आपका ये हिस्सा खराब हो जाता है तो पेशेंट को चीज़ों की शेप को समझने में दिक्कत होती है। आप पूछोगे ये किस आकार का है, पेशेंट नहीं बता पाएगा कि ये गोल है, चकोर है, तिरंगा है, वो नहीं समझ सकता। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पैराइटल लोब के अंदर नुकसान हुआ है। अब यही हिस्सा हमें मैथ की कैलकुलेशन करने में भी हेल्प करता है। अगर आप पेशेंट को बोलोगे 20 + 20 कितना है, आपके लिए तो आसान है कि 40 है, बट वो पेशेंट को इतना आसान मैथ की कैलकुलेशन भी करने में दिक्कत महसूस होती है, पेशेंट उसको नहीं कर पाता क्योंकि उसके पैराइटल लोब के अंदर क्लॉट है या ब्रेन हैमरेज है। अब चलते हैं सेरिबेलम एरिया में। सेरिबेलम एरिया कंपैरेटिवली छोटा होता है। ये वो हिस्सा होता है जो हमारे को बैलेंस बनाने में मदद करता है। तो अगर किसी पेशेंट के सेरिबेलम एरिया के अंदर नुकसान होगा, क्लॉट आएगा, ब्रेन हैमरेज होगा, तो पेशेंट के अंदर हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या देखने को मिलती है कि पेशेंट अपना बैलेंस नहीं बना पाता। अगर उसका हाथ पैर ठीक भी चल रहा है, स्पीच भी ओके है, मगर जब वो चलता है तो वो थोड़ा झूम के चलता है। ये जो झूमना हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर जो हिस्सा हमें बैलेंस बनाने में मदद करता है कि हम कितना लेफ्ट जा रहे हैं, कितना राइट जा रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे नहीं खड़े, उस हिस्से को नुकसान हुआ है। तो ये हमें बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। हमारा पोस्चर कि हम सीधे खड़े हैं, टेढ़े खड़े हैं, ये हिस्सा हमें बताता है। और हमें चीज़ों को छोटा छोटा काम करने में भी मदद करता है। जैसे लेसिस बांधना है, सुई में धागा डालना है, हम नहीं डाल पाएंगे क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है वो हमारा हाथ जा कहाँ रहा है, हमारा पैर, दूसरा हाथ कहाँ जा रहा है। लेसिस बांधने के लिए जैसे हम हाथ घुमाएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन से हाथ को ऊपर से निकालना है, कौन से हाथ को नीचे से निकालना है, क्योंकि हमारे इस हिस्से के अंदर नुकसान हुआ है। ठीक है। अब चलते हैं ब्रेन स्टेम के ऊपर। ब्रेन स्टेम दिमाग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर किसी भी वजह से ब्रेन स्टेम को नुकसान हो जाए तो ऑलमोस्ट डेथ पेशेंट की हो जाती है, क्योंकि ये हमारी ब्रीथिंग, सांस लेने की क्षमता को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे हार्ट की रेट, हमारे दिल की धड़कने को भी कंट्रोल कर रहा होता है। हम जिंदा हैं, अलर्ट हैं, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उसकी क्षमता भी इसी के पास होती है। हम खाना खाएंगे, उसे गले से नीचे निकाल पाएंगे तो वो हमें निगलने की क्षमता भी हमें इसी हिस्से से मिलती है। हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा पसीना निकलना, ये हिस्सा कंट्रोल करता है। तो अगर हमारे इस हिस्से को नुकसान होगा तो पेशेंट के बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो हम इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब पेशेंट ही नहीं है तो फिर हम उसके बारे में क्या बात कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दिमाग के डिफरेंट हिस्से डिफरेंट काम करते हैं। जिस हिस्से को नुकसान होगा उसी तरह के लक्षण हमें अपने लकवे के मरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। अब अपनी MRI रिपोर्ट निकालो, जो बातें मैंने आपको कही
उसको समझने की कोशिश करो। देखो कि पेशेंट के किस दिमाग के हिस्से के अंदर नुकसान हुआ है, क्या उसके लक्षण जो मैंने आपको बताया उससे मैच कर रहे हैं, पेशेंट को वही दिक्कत हो रही है, तो आप समझ जाएंगे कि ब्रेन ही हमारे हर छोटे बड़े काम को कंट्रोल करता है। अब हमें ज़रूरत है दिमाग में थोड़ा सा और गहराई में जाने की। हमारे दिमाग को छोटे छोटे सेल बनाते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स दिमाग के में पूरे हिस्से में फैले हुए होते हैं और ये आपस में बात कर रहे होते हैं। ये कुछ एक टेलीफोन एक्सचेंज की तरह होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर हम एक छोटा सा न्यूरॉन दे सकते हैं कि ये एक न्यूरॉन का सेल है। अगर आपने ध्यान से देखें तो इसमें से कुछ रेशे से आपको नज़र आ रहे हैं, ये रेशे निकलते हुए, है ना। ये बाकी न्यूरॉन से मिल रहे हैं। यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है, इसकी जो रेशे हैं आपस में जुड़े हुए हैं और ये आगे चला जाता है। तो एक रस्सी की तरह ये फैले हुए होते हैं, आपस में या बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। अब जब दिमाग के एक हिस्से को नुकसान हो जाता है तो हमें ज़रूरत होती है कि ये जो हिस्सा डैमेज हुआ है इसका काम बाकी जो दिमाग का हिस्सा है वो करना सीखे। तो क्योंकि ये हिस्सा तो मर चुका है, क्योंकि न्यूरॉन्स एक बार मरने के बाद जिंदा नहीं हो सकते, मगर दिमाग का साइज बहुत बड़ा है। तो क्या होता है कि ये जो काम हिस्सा कर रहा था वो काम हम यहाँ से करवाना शुरू कर देते हैं, यानी उसका एक बाईपास तैयार कर देते हैं। बाकी सेल्स वो काम करवाना शुरू करते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं मसल्स के साथ दोबारा से कि अच्छा इस रास्ते से काम नहीं बनता तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बाईपास रूट ले लेता हूँ। तो वो हिस्सा तो मरा ही रहता है। तो आप कभी भी एमआरआई ज़िंदगी में दोबारा से करवाएंगे तो वो हिस्सा आपको डैमेज ही नज़र आएगा। कई साल तक पड़े रहने की वजह से उसमें कैल्शियम चिपक जाता है, कैल्शियम की वजह से वो हिस्सा बंद हो जाता है, मगर आपके हाथ पैर में ताकत आनी शुरू होती है। आप वो दिन सोचो जिस दिन आपको लकवा हुआ था, पैरालिसिस हुआ था, उस दिन आपकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी, आप उठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, मगर दिमाग ने क्या किया, अगले 6 महीने के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से कनेक्शंस बनाने शुरू किए, आप चलने शुरू कर दिए, आपने बोलना शुरू कर दिया। मगर न्यूरोप्लास्टिसिटी ये जो दिमाग की अपने आप को ठीक करने की क्षमता है, इसकी एक छोटी सी खराबी ये है कि ये 6 महीने बाद बंद हो जाती है। तो पहले 3 महीने में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई, फिर 3 महीने में आप देखोगे कि वो धीरे धीरे हो गई। आप फिजियोथेरेपी भी करवा रहे हो, मेडिसिन भी खा रहे हो, फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा। ये इसलिए नहीं मिल रहा होता क्योंकि ब्रेन अपने अंदर डेवलपमेंट करना बंद कर देता है। जब ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट आनी बंद हो जाएगी तो हम जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी अच्छी दवाइयाँ खा लें, जो मर्जी फिजियोथेरेपी करवा लें, आपको किसी भी तरीके से आराम नहीं मिलने वाला, क्योंकि ब्रेन के अंदर ये जो कनेक्टिविटी, जो बाईपास बनता है सेल्स का, कनेक्शंस का, वो नहीं बन पा रहा। अब अगर किसी पेशेंट को मैंने ठीक करना है तो मैं बिना न्यूरोप्लास्टिसिटी के हेल्प से ठीक नहीं कर सकता। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे हम उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग का जो बाईपास बन रहा है हिस्से का, वो बनाना शुरू कर सकें, उसको बेटर कर सकें और उसे इम्प्रोवाइज कर सकें। तभी पेशेंट में दोबारा से चलने बोलने की क्षमता वापस आएगी। अब जब हम किसी पेशेंट को साइंस संजीवनी का हम ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं पैरालिसिस का, तो हम क्या देखते हैं कि 15 दिन के बाद पेशेंट में बहुत तेज़ी से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट की चाल में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, पेशेंट की बोलने में फ़र्क आ जाता है, पेशेंट के हाथ काम करने की क्षमता में फ़र्क आना शुरू होता है, क्योंकि हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम किया। पेशेंट अभी भी एक्सरसाइज वही करता है, सब कुछ वही करता है, मगर अब चेंजेस आ रहे हैं। पहले वो करवाता था, कोई चेंजेस नहीं थे, अब जो भी करवाता है चेंजेस आने शुरू होते हैं, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करना किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर ज़रूरी होता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करोगे, अपने ब्रेन पे काम करोगे, अपने दिमाग को समझने की कोशिश करोगे, तो पैरालिसिस पेशेंट के अंदर 100% रिजल्ट मिलते हैं, वो भी पहले महीने के अंदर। तो जो भी पेशेंट साइंस संजीवनी से जुड़ता है तो हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अपनी वीडियो बनानी है। जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, अपनी एक वीडियो बनाओ, कैसे चलते हो, कैसे अपना हाथ उठाते हो, और 1 महीने के बाद दोबारा से वीडियो बनाओ, आपको चेंजेस अपने आप नज़र आने शुरू हो जाएंगी। इसके लिए हमें थोड़ा सा खाने पीने में बदलाव करना पड़ता है, थोड़ा सा हाई प्रोटीन खाना खाना होता है, थोड़े से हमें विटामिन अपनी बॉडी में ज़्यादा लेने होते हैं, क्योंकि इन न्यूरॉन्स, इन ब्रेन के सेल्स को काम करने के लिए एक माहौल चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए जिसके अंदर वो अपने आप को बढ़ा सकें, अपने अंदर जो कनेक्शंस हैं उन्हें और कॉम्प्लेक्स कर सकें, और हमारी खोई हुई क्षमता चलने की, बोलने की, वो दोबारा से आनी शुरू करें, हमारी मेमोरी ठीक होनी शुरू हो जाए। तो कभी भी गलती मत करना, इसे अपने हाथ पैर का रोग मत समझ लेना कि आपका हाथ काम नहीं कर रहा, आपका पैर काम नहीं कर रहा। ये दिक्कत आपकी ब्रेन की है, इसलिए आपका ब्रेन का एमआरआई करवाया जाता है, आपका हाथ पैर का वो टेस्ट नहीं करवाया जाता। ये बात डॉक्टर समझते हैं, मगर पेशेंट बहुत कम समझते हैं, और जो पेशेंट समझ जाते हैं अपने दिक्कत को, वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अपनी दिक्कत को समझो कि दिक्कत कहाँ है, किस तरह से नेचर उसे ठीक करती है, और उस चीज़ को ही हमने रेप्लिकेट करना है। तो साइंस इंजीनियरिंग में न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम किया जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी वही मैकेनिज्म है जिससे आपका ब्रेन ने
ठीक करते हुए आपको पहले 6 महीने के अंदर रिजल्ट दिए थे, मगर 6 महीने के बाद जो आपके में रिजल्ट्स नहीं आ रहे, सालों साल बीत चुके हैं, उस न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से स्टार्ट कर थोड़ा सा धक्का लगाकर हम दोबारा से आपके अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी एक छोटी सी व्हाट्सएप वीडियो बनाओ, चलने कैसे चलते हो, कितना आप हाथ उठा पाते हो, कहाँ तक जाता है, आपके पेट तक जाता है, आपकी छाती तक जाता है, आपके चेहरे तक जाता है, उसको एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लो। क्योंकि यहाँ पर आपकी रिपोर्टों की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार हमें पता लग गया कि आपका हाथ कितना ऊपर जाता है, आपको पता लग गया, अब 1 महीने के बाद हम दोबारा से यही करेंगे, हम दोबारा से आपको चलाएंगे, दोबारा से आपका हाथ उठेंगे, देखेंगे कहाँ तक जा रहा है। अगर आपका हाथ पहले छाती तक जाता था, अब चेहरे तक जा रहा है, तो मतलब पहले से अच्छा उठने लगा है। तो ये जो चेंजेस होते हैं, ये हमें पहले महीने में ही नज़र आने शुरू हो जाते हैं, मगर ज़रूरत होती है सही तरीके से अपनी बीमारी को समझने में और उसके बाद उस पर सही तरीके से काम करने पे। अगर आप दोनों चीज़ें सही तरीके से कर लोगे, आपको पहले ही महीने में वो बदलाव देखने को मिल जाएगा जिसके लिए आप सालों से मेहनत कर रहे हो। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो झट से अपनी एक वीडियो बनाओ हाथ की, पैर की, और नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। जैसे ही आपका व्हाट्सएप आएगा, अगले 24 घंटे के अंदर साइंस सर्जरी के जो डॉक्टर्स हैं, जो मेरी टीम है, आपको कॉल करेगी और कॉल करने के बाद आपको पूरा ट्रीटमेंट समझाएगी और उस ट्रीटमेंट को आपने सही तरीके से फॉलो करना है और आपको 1 ही महीने के अंदर चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ, मैं पहले से बेटर हूँ, हाँ, मैं पहले से अच्छा काम कर रहा हूँ, ये शुरू हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो भी आप हमारी क्लिनिक पर आकर मेरे डॉक्टर की टीम से मिल सकते हैं, वो आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। अब इसी के साथ आपसे चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।